पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जिंदगी की वो प्लानिंग जहां आप अपने सभी आर्थिक फैसले बेखौफ और बेझिझक होकर ले सकें। योर मनी आपको इन्हीं फैसलों को लेने का भरोसा देता है, आपका फाइनेंशियल गाइड बनकर। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और योर मनी में देखते हैं क्या है खास। सेक्टर फंड में निवेश सही या फिर दूरी बनाए रखने में है भलाई? एसआईपी में निवेश करना बेहतर या सोना अभी भी भरोसेमंद? बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए फंड सबसे अच्छे कौन से? और आज हमारे साथ शो में शामिल हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और हमारे पहले दर्शक रंजीत है हमारे साथ वेस्ट बंगाल के खड़गपुर से फोन लाइन पे। नमस्कार रंजीत। नमस्कार। बताइए, आपने क्या सवाल पूछना है हमसे? जी, मेरा एसआईपी चल रहा है 8,000 रुपीज का। ओके। आईसीसीआई फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड 2,000 रुपये जी। उसका रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड 1,000 रुपया जी। रिलायंस फार्मा फंड 1,000 रुपया। ठीक है। बीएसपी बिहार टॉप इक्विटी फंड 2,000 रुपया। ठीक है। और एक बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड 2,000 रुपया। ओके, मुझे बताइए कुल निवेश कितने का है आपका ये और कब से कर रहे हैं आप? 8,000 रुपीज का। और कब से कर रहे हैं? ये मैं कुछ फंड 3 साल से है और कुछ पिछले साल मैंने प्रारंभ किया है। ठीक है, अब आपका लक्ष्य क्या है रंजीत जी? किस लक्ष्य के लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? लक्ष्य तो वही बच्चों की पढ़ाई और शादी की है। मैं 20 साल तक इन्वेस्ट रहना चाहता हूँ, तो कितना कॉर्पस तैयार होगा मैं ये जानना चाहता हूँ। आपका टारगेट कितना है? आप कितना जमा करना चाहते हैं रंजीत जी? 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपए आपको चाहिए 20 साल में। फिलहाल 8,000 का आप निवेश कर रहे हैं। जो फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, खासतौर से रिलायंस का जो फार्मा फंड है, सेक्टोरल फंड है, आपने किसी आर्थिक सलाहकार से मदद ली है या खुद रिसर्च की है? नहीं जी, मैं योर मनी का परमानेंट दर्शक हूँ। मैं इसी को देख करके फंड चूज किया है। अच्छा रंजीत जी, बाजार के बारे में आपको जानकारी है? आप बाजार को ट्रैक करते हैं? नहीं, बाजार में इस म्यूचुअल फंड में इसकी वेबसाइट में हूँ, इसी को मैं ट्रैक करता रहता हूँ। अच्छा, चलिए बताते हैं आप 50 लाख रुपए 20 साल में कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग दर्शक है, योर मनी को लगातार देखते आए हैं और अपना पोर्टफोलियो भी बनाया है और काफी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। खासतौर से सेक्टोरल फंड शामिल किया है इन्होंने और लार्ज कैप भी है इनके पास, लेकिन साथ ही गोल्ड में भी इन्होंने पैसे लगाए हैं। बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट का ही गोल है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर इन दोनों गोल्स के लिए 50 लाख का लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो शायद कम पड़ सकता है, लेकिन बहरहाल हम शुरुआत करते हैं इनके फंड सिलेक्शन से। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा इनका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, 20 साल का टाइम होराइजन है। जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान देना है। एक तो आपके पास लंबा समय है, आप उस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाइए कि जो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव हो। जब हम रियल रिटर्न की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ग्रॉस जो रिटर्न आपका आता है उसमें से आप इन्फ्लेशन निकाल दीजिए, उसमें से आप टैक्सेस निकाल दीजिए। उन दोनों को निकालने के बाद कम से कम आपका 3 से 5% रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको आना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो एक ही एसेट ऐसी है इक्विटी जो आपको ये पोटेंशियल देती है। तो जहां तक इनकी स्ट्रेटेजी का सवाल है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल होती है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर बने और जैसा मैंने कहा जितना लंबा समय आप सकें उसको दे सकें। उससे क्या होता है कि एक तो इम्पैक्ट उसका कम आता है, एवरेजिंग का आपको फायदा होता है जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कंपाउंडिंग का फायदा होता है, क्योंकि 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, एक तो गोल डिफाइन करें, इन्होंने गोल की बात की है। गोल जब डिफाइन करते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया जाए ताकि उसको मॉनिटर किया जाए, जो उन्होंने शायद नहीं किया है। उसमें कोई बात नहीं। फंड सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विटी आपने डिसाइड किया, उसके अंदर आपको ऐसे फंड देखने हैं, स्पेशली जब आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है 15-20 साल में कॉर्पस बनाना। तो सबसे पहली मेरी सलाह यह है कि इनके जो फंड में एक फार्मा फंड जो है वो इनके लिए सूटेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्टर फंड अच्छे नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, अगर आपने अच्छा सेक्टर चुना है तो आपको उसका काफी फायदा भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, ये साइक्लिकल है, यानी 2-3 साल के बाद हो सकता है इसमें बदलाव की जरूरत पड़े। और जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शायद उस तरफ आपका ध्यान ना जाए। तो पहली मेरी सलाह रहेगी कि ये फार्मा फंड जो है उससे बाहर निकले। तो फार्मा सेक्टर के अलावा अगर और कोई सेक्टर ये जोड़ना चाहे तो इंफ्रा?
देखिए मुझे लगता है 8,000 की इन्वेस्टमेंट है। जब आपकी आप छोटे इन्वेस्टर हैं, मार्केट को समझते नहीं है, आपका जो पूरा ध्यान है वो डाइवर्सिफाइड फंड के ऊपर होना चाहिए। मतलब सेक्टोरियल आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं अगर आप तो बेहतर होगा। बिल्कुल जी, अगर आप किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जो फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो कोई कारण नहीं कि उसके अंदर आपको फार्मा में एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आप जो बाकी 3-4 जो फंड हैं वहां भी आपका पैसा फार्मा के अंदर है, तो ऐसा नहीं कि आप फार्मा से दूर हैं। बिल्कुल, आपको अपने तरीके से फार्मा में पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने सोने में गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया है 1,000 रुपए। देखिए फिर से मैं कहता हूं, छोटा पोर्टफोलियो है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे उनको गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। खासतौर से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड परफॉर्म भी कर रहा है, हालांकि 5 से 10% तो होना चाहिए, लेकिन गोल्ड होना चाहिए। लेकिन क्या है, आपका पोर्टफोलियो कुछ साइज चाहिए। बिल्कुल, आप सिर्फ 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर साल, एक पर्टिकुलर गोल्ड के लिए कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें गोल्ड की यहाँ पे इनको आवश्यकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पोर्टफोलियो बनाएं तो मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट रहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें ज्यादा ध्यान सेक्टर फंड को छोड़ के, एक्सट्रीम्स है, एक तरफ सेक्टर फंड है, दूसरी तरफ सारे के सारे लार्ज कैप फंड है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको अपना एक्सपोजर जो है मिड कैप में बढ़ाना चाहिए। तो 2-3 चेंजेस अगर ये अच्छा, मिड कैप कैसे बैलेंस करेगा फिर पोर्टफोलियो को? देखिए मिड कैप क्या है, ये मिड कैप का मतलब क्या है, ये मिड साइज कंपनीज हैं। बिल्कुल, और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होता है। लार्ज कैप कंपनी थोड़ा स्टेबल होती है क्योंकि वो एस्टैब्लिश कंपनी है। वहां पे आपको 50%, 60%, 70%, 100% की ग्रोथ जो ओवर ईयर ऑन ईयर जो है वो आपको नहीं मिलेगी। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी अपनी ग्रोथ की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में अच्छा मिश्रण चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 60% पैसा जो है वो लार्ज कैप में रहे और 40% पैसा जो है मिड कैप और कुछ थोड़ा उसका हिस्सा 40 में से स्मॉल कैप में रहे। तो 2 चेंजेस मैं इनको बता रहा हूं यहाँ पे। फार्मा फंड में एसआईपी बंद कीजिए और गोल्ड फंड में एसआईपी बंद कीजिए। ठीक है, उसकी जगह में एसबीआई मैग्नम ग्लोबल एक फंड है, काफी अच्छा कंसिस्टेंटली। अच्छा, ग्लोबल फंड आप रेकमेंड कर रहे हैं? ग्लोबल मतलब ये ग्लोबल फंड मतलब ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करता। ये बेसिकली ऐसा फंड है जो 60% करीब मिड कैप में इन्वेस्ट करता है और 40% जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, और ये डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। वो नाम ग्लोबल का मतलब ये नहीं कि वो ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, डीएसपी टॉप 100 है इनके पास, प्योर लार्ज कैप फंड है। मुझे लगता है वहां पे अगर जैसे फ्रैंकलिन का प्राइमा प्लस ले लें, जहां पे शायद 60% लार्ज कैप और 40% मिड कैप है, तो देखिए आपने मल्टी कैप फंड लिए, आपको खुद को ध्यान नहीं रखना है लार्ज कैप मिड कैप में, फंड मैनेजर आपके लिए जॉब करेंगे। ये जो फंड्स हैं बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह से अगर पोर्टफोलियो में चेंज करें, 12% का अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं, तो अगर ये 20 साल अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें तो मेरे हिसाब से करीब 75 लाख रुपए का अपना जो है कॉर्पस बना पाएंगे। इनकी जो रिक्वायरमेंट है 50 है, जैसा आपने कहा, ऑब्जेक्टिव 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता वो 50 लाख पूरे होंगे, बट अगर ये 8,000 भी इन्वेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं, तो 75 लाख रुपए की उम्मीद कर सकते हैं कि इनका पोर्टफोलियो बनेगा। तो आई थिंक रास्ता बिल्कुल सही है, कोशिश करें आगे जाके से हमेशा बोलते हैं जब पॉसिबल हो थोड़ा पैसा बढ़ा सके। रजीत जी, क्लियरली आपको फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। डीएसपी पीआर टॉप 100 से निकल जाएं आप, और फार्मा और गोल्ड फंड से भी निकलकर आपको एसबीआई मैग्नम गोल्ड फंड में पैसे लगाने की सलाह दी जा रही है। आपको अपना निवेश बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप केवल 8,000 रुपए ही हर महीना 20 साल तक निवेश करते रहेंगे तो 50 की जगह 75 लाख इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप इन गोल्स को रिवाइज कीजिए, यानी इतने साल के बाद उनको समय की अवधि दीजिए, और साथ ही आपको कितने पैसों की जरूरत होगी उस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए वो भी निर्धारित करें। लेकिन फिलहाल जो आपको बदलाव करने हैं उन्हें तुरंत से तुरंत आप लागू करें और निवेश बढ़ाने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं और मधु हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मधु जी, बताइए आपका सवाल क्या है, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि मैं कुछ कर रही हूँ, ये था कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, तो फंड कैसा है, मुझे जरूरत है। ठीक है, ठीक है। आपकी थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है मधु जी, आपसे कनेक्ट करने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन हेमंत, इनके गोल्स के बारे में आपको बता दूं, 15 साल के लिए रिटायरमेंट, 15 साल के बाद इनका रिटायरमेंट है, जिसके लिए ये पैसे इकट्ठा करना चाहती हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए, और बेटे और बेटी दोनों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती हैं। कुछ फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, लगभग इनके पास 5 फंड है अपने पोर्टफोलियो में, बीएसएल, फ्रंटलाइन इक्विटी, कैनरा, रोबेको, इमर्जिंग इक्विटी, रिलायंस इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू, फोकस ब्लू चिप और एचडीएफसी इक्विटी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, और 3,000 रुपए ये निवेश करना चाहती हैं। पीपीएफ में 15,000 रुपए ये निवेश करती हैं। तो हालांकि इन्हें रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी, कितने सालों के बाद, उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। अगर मधु हमारे साथ फोन लाइन पे वापस जुड़ चुकी हैं, तो मधु, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी। हाँ, बताइए, रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको कितने सालों के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? 33 साल के फिर 5 साल के बाद जरूरत पड़ेगी और जैसे कि 7 मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 5 साल के बाद शायद मुझे कुछ समझ में आया है, उनको पढ़ाई के लिए शायद बच्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी बहरहाल जो निवेश है करंट फंड्स कैसे लगते हैं आपको? काफी इन्होंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। देखिए, ओवरऑल मैं कहूंगा पोर्टफिलियो जो उन्होंने बनाया काफी अच्छा है। हाँ। 3 इंपॉर्टेंट गोल उन्होंने बात की है। एक अपना रिटायरमेंट की बात की है शायद 15 साल के बाद। हाँ। और बेटे और बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने बात की है। इन्होंने कहा कि उनका बेटा शायद 10th स्टैंडर्ड में है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 2-3 साल में वो हायर एजुकेशन के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। बेटी जो है वो 6th स्टैंडर्ड में है, तो मैं सोचता हूँ कि करीब 6 या 7 साल के बाद उनको उनकी भी हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा। तो अगर हम ये मान के चलें, देखिए इनकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी फंड में है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यह है कि इनको 2-3 साल के बाद बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा। इक्विटी मार्केट जैसा हमने पहले भी कहा और जैसा हम जानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इनको यहाँ पे चेंज करना चाहिए। जो भी पैसा उनको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए ईयर मार्क करना है वो वहां से निकल के ऐसे फंड में डालें जहां पे रिटर्न भी अच्छे हेल्दी रिटर्न मिले और साथ में जो स्टेबिलिटी है पोर्टफोलियो में वो हो और रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट हो। तो एक कैटेगरी होती है जैसे इक्विटी सेविंग फंड है या जो बैलेंस एडवांटेज फंड है जहां पे इक्विटी में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर रहता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इक्विटी सेविंग ज्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि उसमें 20% ही इक्विटी रहती है और बाकी आर्बिट्राज और डेट रहता है। तो वो पैसा वहां पे मूव करें। अब बेटी के एजुकेशन के लिए इनके पास 6 साल का समय है, रिटायरमेंट के लिए 15 साल का समय है, उसमें अगर इक्विटी में बने रहें तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है एक ये चेंज करें क्योंकि इन्होंने टारगेट नहीं दिया है तो उसके बारे में ये बताना कि ये बराबर रहेगा कि नहीं वो नहीं बोल सकते। हाँ। 3,000 की इन्होंने जो बात की एडिशनल पैसा जो डालना चाहते हैं, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड इनके पास ऑलरेडी है, उसमें वो ऐड कर दें। और इनके जो फंड है जैसा मैंने शुरुआत में कहा, फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है। लार्ज कैप मिड कैप में जिस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए वो भी काफी अच्छा है। सिर्फ एक चीज मैं चाहूंगा, जैसा हमने पहले भी कहा, पहले सवाल के जवाब में भी, कि गोल बेस्ड अप्रोच कर ले। अगर अगला पोर्टफोलियो उस हिसाब से बना लेंगे तो उनको ट्रैक करने में आसानी रहेगी। आप काफी अच्छा फील करते हैं कि आपका ये लक्ष्य है और आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर ये कर ले, थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखें और बेटे की पढ़ाई के लिए जैसा मैंने कहा थोड़ा बदलाव कर ले, तो मुझे नहीं लगता इनको कोई भी तकलीफ आएगी अपने गोल्स को अचीव करने में। तो बेटे की पढ़ाई के लिए कौन सा फंड इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा इक्विटी सेविंग जो कैटेगरी है, कोटा इक्विटी सेविंग देख सकते हैं, बिरला का भी इक्विटी सेविंग है। 4-5 फंड अवेलेबल है मार्केट में। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में फर्क नहीं रहता है उनके अंदर। तो बट मुझे लगता है अगर एक फंड देखना तो आप कोटा इक्विटी सेविंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आपको ये एक फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा मधु जी। बाकी तमाम आपके फंड्स ठीक है, निवेश को बढ़ाना होगा तो इन्हीं मौजूदा फंड्स में आप बढ़ा सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी गोल बेस्ड प्लानिंग करनी होगी। आपको टाइम होराइजन यानी समय की अवधि अपने गोल्स को, लक्ष्यों को देनी होगी और फिर चाहे तो अपना सवाल योर मनी पर आप वापस से भेज सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है दर्शकों के सवाल। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और झारखंड से रुपेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार रुपेश जी, बताएं कैसे हैं आप? बताइए क्या सवाल है? मैं बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। अच्छा। और मेरा सवाल है रिटायरमेंट प्लान के। ठीक है। आपकी उम्र क्या है और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ निवेश किया हुआ है? जी किए हुए 42 मेरा एज है। 42 साल बोला आपने रुपेश जी? जी सर, जी मैम। 42 साल का है, ठीक है। हाँ। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में। ओके। HDFC में। ओके। और ENSS फंड है। ठीक है। कुल मिला के कितने का निवेश है आपका हर महीने? मेरा 7 to 8,000 रुपीज का है। 7 to 8,000 जी। ठीक है। और आपका हर महीने का खर्च कितना है? 5 to 6,000 पर मंथ। कितना? 5 to 6,000 पर मंथ। 5 से 6,000 रुपए हर महीना। चलिए ठीक है, करते हैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। हेमंत जी, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत थी, हालांकि जितना भी समझ में आया है मुझे, ये 6 से 7,000 रुपए हर महीना निवेश कर रहे हैं। रिटायरमेंट का ही गोल है इनका, केवल 5 से 6,000 रुपए हर महीना इनका खर्चा है, घर खर्च है। रिटायरमेंट के लिए फिलहाल ये 42 इयर्स के हैं, तो रिटायरमेंट में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा समय, काफी समय बचा है। तो इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच ऑलरेडी अपना चुके हैं मेरे ख्याल से। जो भी मौजूदा फंड हमें समझ में आए हैं वो आपको कैसे लगते हैं रिटायरमेंट के नजरिए से?
देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जिनका गोल है वो रिटायरमेंट प्लानिंग है जी। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है 2 कारणों से। एक तो ये ऐसा गोल है जहां पे आपको बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, और ये ऐसा गोल भी है जहां पे हम तकरीबन काफी लोगों को देखा है जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है और इसमें बड़े पैसे की जरूरत है, तो हमेशा एडवाइजेबल ही रहता है कि आप जितना जल्दी हो सके उसको शुरुआत करें। इनफैक्ट पहला लक्ष्य ही आपका रिटायरमेंट का होना चाहिए। जी, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। बिल्कुल आपने जैसा कहा, शुरुआत अगर करें थोड़े रकम से भी करें तो काफी बड़ी रकम आप बना सकते हैं। तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने प्रोसेस शुरू किया हुआ है। एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट रहेगा, लमसम अमाउंट रहेगा, तो आप बनाएं कैसे? आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सही एसेट क्लास, सही फंड में करेंगे, तो डेफिनेटली आप जिस तरह का रिजल्ट आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग, जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट गोल है। इन्होंने शुरुआत कर दी है। 2 फंड में इन्होंने कहा ये ऑलरेडी 2 फंड और एक ईएलएसएस फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीनों के तीनों फंड अच्छे हैं, लेकिन रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, दोनों के दोनों मिड कैप फंड हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड देखने होंगे। 2-1 नाम मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, कोटक सेलेक्ट फोकस है या फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस के जो फंड है, इनको आप देखिए। जब भी आपको यहां से रकम बढ़ानी हो, एक बैलेंस तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आप चाहते हैं साथ में कि एटीसी की इनको डिडक्शन का भी फायदा हो, तो एक कैटेगरी ऑफ फंड है म्यूचुअल फंड की, जो रिटायरमेंट फंड है, वहां पे इन्वेस्ट करें। अगर ये प्योर इक्विटी फंड चाहते हैं तो रिलायंस का रिटायरमेंट जो फंड है वहां पे देखें, इनको एटीसी की टैक्स असम्पशन भी मिलेगी, और जैसा हमने कहा वो इक्विटी फंड है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी रिटर्न मिलने की उम्मीद भी है। तो या तो आप एसआईपी नॉर्मल फंड में करें अगर आपको टैक्स रिडक्शन नहीं लेना है। एनपीएस में निवेश नहीं कर सकते? देखिए, एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस की 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि आप मैक्सिमम जो इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं वो 50% है। दूसरी उसमें प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में जब आप रिटायरमेंट के समय पैसा निकालेंगे तो वो टैक्सेबल है। तो मुझे नहीं लगता आप 15 साल मेहनत करें और बाद में टैक्स दे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है एसआईपी इक्विटी फंड में एक बेहतर ऑप्शन है। चलिए, तो ये बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में रुपेश जी, और निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें। योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहे। योर मनी में आज हम कर रहे हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और मेरे साथ है हेमंत उस्तिगी। हेमंत जी, हम अक्सर फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स बताते हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन अगर किसी ने अब तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है तो क्या स्टेप्स उन्हें अपनाने चाहिए ताकि वो अपने गोल को पा सकें? सबसे पहले देखिए कविता, फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यह है कि आप अपने फाइनेंसिस की प्लान कर रहे हैं। प्लान करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने बिना आइटिनरी के ट्रैवल करना शुरू कर दिया, आपको मालूम नहीं आप जा कहां रहे हैं। प्लानिंग का मतलब यह है कि सबसे पहले आपके जो अपने लक्ष्य हैं वो आप निर्धारित कीजिए, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के, और जो मीडियम टर्म के हैं, कितना समय है, कितना टारगेट है, वो लगाइए। और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे किस एसेट एलोकेशन में जाना है, यानी लॉन्ग टर्म इक्विटी में, मीडियम टर्म जो है वो हाइब्रिड में, और शॉर्ट टर्म वो डेट में। और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि लक्ष्य कितना आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने। लेकिन गोल के लिए इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। यानी अगर आपको कुछ हो गया हेल्थ पे या लाइफ पे और इमरजेंसी कुछ आ गई फाइनेंशियल, तो पहले उसके लिए प्रोवाइड कीजिए। यानी लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए। उसके बाद अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप अपने गोल्स को अचीव ना कर पाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है, एक आपके जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें डिसिप्लिन आता है और आप ट्रैक कर पाते हैं, वो जो आपको बहुत कंफर्ट देता है कि आप हर समय अपने फाइनेंसिस के कंट्रोल में। बिल्कुल, और साथ ही अपनी जिंदगी आप अपने मुताबिक, अपने सपनों के मुताबिक भी जी सकते हैं अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।